जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निरंजन और आप सभी को इनके सिंघानिया यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे सम्मान विज्ञान का प्रायोरिटी सेट इसके झांसर का, जिनमें से पहले ही 10 सेट तो कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, इस सेट का जितना सारा क्वेश्चंस होगा, हर एक क्वेश्चंस को संपूर्ण विश्लेषण के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और विशेषकर रूप से तो मैं बात कर लूँ न्यूमेरिकल को, तो पूरे विस्तार से एकदम बच्चे जैसा आपको हम समझा रहे हैं हर एक सेट का। अब देखिए, मैं बात कर लूँ इस सेट का PDF फाइल का, तो आपको PDF फाइल दोस्तों मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का मैं लिंक में डाल दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी हमारे दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट जो भी वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न वेक्टर चैप्टर का है, फिजिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, प्रश्न क्या बोला है यहाँ पर ना, कि समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न बोल रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज का जो एक नियम होता है, बल का नियम, या उसको हम जोड़ने का नियम कहते हैं, वह कितने परिणाम की गणना के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज की जो जोड़ने का जो नियम है ना, जो परिणाम निकालने के जो नियम है, वह दो बल के, यानी कि दो बल भी आप इसको बोल सकते हैं, या दो जो सदिश होता है, यानी कि दो सदिश को जोड़ने के लिए नियम यह प्रयुक्त होती हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर दो सदिश उत्तर न देकर यहाँ पर दो बल दे दिया है, तो कोई बात नहीं है, बल एक सदिश राशि है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है इस हिसाब से। अब देखिए, आपके मन में सवाल कि सर, ये जो समांतर चतुर्भुज का जो ये जोड़ने का जो नियम होता है, यह कैसे यूज होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ए वेक्टर है, कोई वेक्टर है, और कोई आपका बी वेक्टर है। यदि ये दोनों वेक्टर का हमें परिणामी का परिमाण निकालना हो, तो परिमाण निकालने का जो एक फार्मूला होता है, R बराबर √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए, यही जो फार्मूला होता है ना, इसी फार्मूला को कहा जाता है परिमाण का फार्मूला, यानी कि दो राशियों के परिणामी का परिमाण का फार्मूला। तो जब भी आपको किसी दो राशियों का ना परिमाण निकालना हो, तो आपको इसी फार्मूला का यूज करना होता है, और इसी फार्मूला को कहा जाता है समांतर चतुर्भुज के जोड़ का नियम भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न क्या बोला है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, और कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। देखिए दोस्त, ये तो बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न का हल्का सा लैंग्वेज यहाँ पे चेंज किया है। देखिए, प्रश्न वही है, बच्चा वाला ही है, लेकिन इसका लैंग्वेज हल्का सा कुछ टॉप कर दिया, इसलिए आपको ये प्रश्न उल्टा पुल्टा लग रहा होगा। देखिए, प्रश्न क्या बोला है सर। देखिए, प्रश्न क्या बोला है ना, कि जब किसी वस्तु का स्थिति समय के अनुसार बदल रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसी को कहा जाता है कि वस्तु गति में हो गई है, यानी कि वस्तु गतिशील हो गई है। अब वस्तु का स्थिति समय के अनुसार चेंज हो गई, तो उसको क्या कहेंगे कि वस्तु गतिशील हो गई है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, कहा जाता है कि वह गतिशील है।
ठीक है दोस्तों ना, ये आपको बुझा गया होगा। अब देखिए इसके अलावा यदि मैं आपसे बोल दूं कि वस्तु का समय के साथ वस्तु के स्थिति में कोई चेंजिंग ना हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा कि जो वस्तु है वह विरामावस्था में है, यानी कि वस्तु आराम की स्थिति में है। ठीक है। या यदि आपसे कहा जाए कि यदि किसी वस्तु का त्वरण स्थिर हो, त्वरण कांस्टेंट हो, तो वैसी स्थिति में उस वस्तु का जो वेग होता है वह 0 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए हमेशा ये सब फैक्ट पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, नंबर 3। देखिए प्रश्न क्या बोला है ना, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। अब देखिए दोस्त, ये जो एक प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न आप तभी मार पाएंगे जब आपको एक चैप्टर कंप्लीट आप पढ़ लेंगे तब। देखिए उस चैप्टर का नाम है उत्तोलक। उत्तोलक एक चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर से ना आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में लगभग मतलब 20% प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से। कुछ क्वेश्चंस आपको हर एक सेट में देखने को मिल जाएगा। देखिए तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। अब यह चैप्टर आपको कहाँ मिलेगा, तो एसके झा सर का जो साइंस का जो बुक है ना, उसमें बहुत अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करके इस चैप्टर को वहाँ पे बताया गया है। तो वहाँ से आप इसको पूर्णतः कंप्लीट कर लें। देखिए इस प्रश्न के हिसाब से जो इसका जहाँ पे उत्तर होने वाला है, देखिए इसी चैप्टर में यांत्रिक लाभ का एक फार्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है। इसको एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, यांत्रिक लाभ का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है भार बटा में आयास होता है। तो बस यही इसका उत्तर होने वाला है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, तो इसका राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि भार बटा में आयास। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। बोला है प्रश्न कि एक तरह के तथा एक कार्य समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं, तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो मतलब क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है कि कार्य ठहरने के पहले एक लंबी दूरी तय करेगी, ट्रक ठहरने के पहले एक लंबी दूरी तय करेगी, और दोनों ही ठहरने के पहले एक समान डिस्टेंस तय करेंगे। और ऑप्शन डी दिया गया है कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए दोस्त, कोई भी दो वस्तु हो, यदि उसको समान काइनेटिक एनर्जी से गतिशील किया जाता है, आप इस प्रमेय को या इस थ्योरम को आप एकदम ध्यान में रखेंगे कि जब किसी भी दो वस्तु को समान काइनेटिक ऊर्जा से गतिशील किया जाता है तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल को लगाया जाए तो वह समान डिस्टेंस तय करने के बाद ही दोनों वस्तुएं रुकेगी। इसको आपको एकदम दिमाग में सर ध्यान रखना है कि दोनों जो वस्तु होगी वह समान डिस्टेंस दूरी तय करने के बाद ही यानी कि दूरी तय करने के पहले दोनों ही ठहरेगी वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है, दोनों ही ठहरने के पहले यानी कि पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। देखिए आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया गया है 5 नंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम VVI प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एकदम रिपीट किया है प्रश्न ये। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या बोला है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, चलो ये भाई मान लिए हमारा ये अर्थ है। इस अर्थ के ये जो पथ है ना, इस पथ पर कोई ग्रह है वह परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का। ठीक है ना, ये एक ग्रह है या उपग्रह है जो परिक्रमा कर रहा है इसका।
ठीक है, यानी कि सैटेलाइट है जो इसका परिक्रमा कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए दोस्त, कार्य का बात किया है। कार्य बराबर हम लोग जानते हैं बचपन से, कार्य बराबर क्या होता है, तो एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है। अब देखिए आपके मन में सवाल यहाँ से कि इस कॉस थीटा को मतलब ये बल गुना विस्थापन होता है। और देखिए एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, यदि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सर्किल है और इस सर्किल में ये हमारा ये बिंदु है, और मैं क्या कर रहा हूँ सर ना, कि मैं यहाँ से चलते हुए ए बिंदु से चलते हुए फिर मैं ए बिंदु पर मैं आ जा रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्तीय पथ में तय किया गया जो विस्थापन होता है वह 0 होता है, लेकिन जो मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस यहाँ पे तय होगा, लेकिन जो विस्थापन होता है वह 0 होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह एक प्रकार का वृत्तीय पथ है, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा, यानी कि उपग्रह के द्वारा जो वृत्तीय पथ में किया गया जो विस्थापन होगा वह तो 0 होगा। अब देखिए जब विस्थापन ही यहाँ पे जब ये 0 हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल किया गया जो कार्य हो जाएगा वो तो हमारा शून्य वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये एस का मान यहाँ पे 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट को शून्य कर देगा। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट यहाँ से याद रखना है कि कोई भी वस्तु यदि वह वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उसका विस्थापन 0 होता है, और उसके साथ साथ उसके द्वारा किया गया कुल कार्य भी 0 होता है। तो ऐसे प्रश्न को आपको यदि ये हल्का से ये थ्योरी आपको समझ में आ गया ना, तो आप ऐसे प्रश्न को जुबान से उड़ा सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्न का ना बहुत बच्चे उल्टा पुल्टा भी यहाँ पे उत्तर मारते हैं, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे उत्तर मारना है ऑप्शन ए, यानी कि 0 जूल, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा, क्योंकि इसका विस्थापन 0 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये प्रश्न यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, नंबर 6। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नंबर 6। देखिए प्रश्न बोला है ना कि समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती हैं वे हैं। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, आपको इस पॉइंट को सर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि समान वृत्तीय गति में, यानी कि सर्कुलर मोशन में जो भौतिक राशि होती है वह स्थिर होती है, उसका नाम है एक तो चाल, और एक जो दोस्त जो होती हैं उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आपको हमेशा इस पॉइंट को अपने माइंड में ऐड रखना है कि समान वृत्तीय गति में चाल और काइनेटिक एनर्जी स्थिर होती है मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न का जो राइट यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है, ए और बी। इसको दिमाग में एकदम यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया है, 7 नंबर है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल मतलब क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। देखिए दोस्त आपको पहले मैं समझाता हूँ। देखिए सरल लोलक में आयाम क्या होता है और आवर्तकाल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पहले ये लोलक है और ये इसका पथ है, ध्यान से समझिएगा तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। देखिए इसमें ना क्या होता है ना, इस बीच वाले बिंदु को कहा जाता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के नाम से इसको जानते हैं। और ऊपर जो बिंदु होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको कहा जाता है अंत बिंदु। इसको कहा जाता है अंत बिंदु और इसको भी कहते हैं अंत बिंदु। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ना, इसी को कहा जाता है आयाम। इसी को कहा जाता है आयाम।
अब देखिए इसके अलावा इस लोलक को एक पूरा चक्कर लगाने में, यानी कि अंत बिंदु से फिर अंत बिंदु तक जाने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है आवर्तकाल। उसे कहा जाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल को दिखाते हैं टी से। तो अब आपको बुझा गया होगा कि आयाम क्या होता है और आवर्तकाल क्या होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आवर्तकाल होता है वह आयाम पर डिपेंड नहीं होता है, यानी कि आयाम बढ़ाया जाए चाहे घटाया जाए चाहे कुछ भी किया जाए, आवर्तकाल पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। या आवर्तकाल को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तब भी आयाम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि जो आयाम होता है वह आवर्तकाल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक पॉइंट यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल, तो भाई आवर्तकाल तो कोई डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि आयाम पर आवर्तकाल डिपेंड नहीं होता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे दोस्त जो होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है, अपरिवर्तित रहता है। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर बोला है प्रश्न कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती हैं। अब देखिए ये तो प्रश्न बच्चा जानता है इसका उत्तर कि जैसे ही जल की बूंद गिरती हैं तो वह गोलाकार रूप लेती हैं, यह किस गुण के कारण। देखिए दोस्त, जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड में एक गुण होता है, उस गुण को कहा जाता है पृष्ठीय तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल ही होता है कि जल की गिरती हुई बूंद गोलाकार हो जाती हैं तो वह किस गुण के कारण होती हैं, तो वह जल का सरफेस जो टेंशन होता है, यानी कि जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है उसके कारण ही जल की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से डायरेक्ट जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है, यानी कि जल का पृष्ठीय तनन, या इसी को कहा जाता है पृष्ठीय तनाव, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सरफेस टेंशन। अब देखिए ये तो सरफेस टेंशन के यहाँ पे बात हो रहा है। अब मैं आपको हल्का सा डिस्कशन में यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि एक्चुअली सरफेस टेंशन क्या होता है। दोस्तों सरफेस टेंशन क्या होता है, देखिए सरफेस टेंशन द्रव की ऐसा गुण होता है जो द्रव के क्षेत्रफल को घटाने का चेष्टा करता है, तो उसी गुण को सरफेस टेंशन के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है सरफेस टेंशन को, जिनमें से एक तो ये एग्जाम्पल है कि जल की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। एक और एग्जाम्पल है कि पानी से बाहर निकालने पर शेविंग जो ब्रश के जो बाल होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। और एक और एग्जाम्पल है कि पतली सुई सरफेस टेंशन के कारण ही पानी में तैरती हैं। ठीक है ना, तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी में से एक और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछता है कि सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बल बटा में लंबाई होता है, बल बटा में लंबाई होता है। अब देखिए जब ये फार्मूला आ गया तो यहाँ से हमारा मन कर दे कि चलो आपको यहाँ से मैं एसआई मात्रक भी आपको सिखा देता हूँ। देखिए सरफेस टेंशन का यहाँ पे जो एसआई मात्रक होता है बल का न्यूटन प्रति और लंबाई का मीटर होता है। कभी कल ये भी आपसे पूछ देगा, या देखिए एक और सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक पूछ देता है जो बहुत बच्चे कम ही जानते हैं, उसको आपको याद रखना है। एक और होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसा है ये तो अलग की बात है, ठीक है ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जूल प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है,
अब इसका इस प्रकार से आप इसका डायमेंशन भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पे डायमेंशन जो यहाँ पे होने वाला है बीमीय सूत्र, तो ये तो बच्चे का खेल है। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम तो यहाँ पे जान ही गए कि जो सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है वह बल बटा में लंबाई होता है और इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटा में सर मीटर होता है। बस यदि हमें इसका बीमीय फार्मूला निकालना हो, ये भी इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, तो न्यूटन का यहाँ पे हो जाता है MLT इनवर्स 2 हो जाता है और इसके बटे में आ जाएगा, ये मीटर है तो मीटर का यहाँ पे एल आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए एल से एल यहाँ पे कट जाता है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से हमारा आ जाता है ML0 T इनवर्स 2। तो दोस्तों यही जो होता है ये सरफेस टेंशन का बीमीय फार्मूला होता है। तो आपको ध्यान रखना है सरफेस टेंशन का बीमीय फार्मूला और इसके साथ इसका एसआई मात्रक और इसके साथ इसका फार्मूला, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है 9 नंबर, उस तापमान को क्या कहते हैं जब अमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। अब देखिए ये तो यार बच्चा वाला प्रश्न है कि हमसे पूछ रहा है ना कि जिस तापमान पर जल उबलना स्टार्ट कर देता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि उस तापमान को क्या कहते हैं। अबे भाई उसी को जी कहते हैं क्वथनांक। तो इसका जो राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है, यानी कि क्वथनांक होने वाला है, कुछ नहीं है, बच्चा वाला प्रश्न तो है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, हमसे पूछ रहा है ना कि शब्द रडार का मतलब फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है कि जो ये जो रडार है ना, रडार का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, रडार का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रडार का जो फुल फॉर्म होता है वह है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। तो इसका जो यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसी से एक लिंकेड एक और पूछ लिया जाता है कि जो सोनार होता है ना, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है 11 नंबर कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई डैश होती है। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अपरिमित। अब देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा है ना कि जो उत्तल जो लेंस होते हैं ना, इसका फोकस दूरी भाई क्या होता है, नेगेटिव में होता है कि पॉजिटिव में होता है। दोस्तों ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए बच्चा जानता है कि जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह हमेशा पॉजिटिव में होता है। अब देखिए जब ये उत्तल लेंस का फोकस दूरी ये पॉजिटिव में हो गया तो मैं आपसे पूछ दूं कि सर बताइए ना कि अवतल लेंस का फोकस दूरी किस में होता है। तो दोस्तों देखिए इसके उल्टा अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह नेगेटिव में होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है, जब उत्तल लेंस बोले तो पॉजिटिव होता है, जब अवतल लेंस बोले तो नेगेटिव होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला, यानी कि धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक है दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अब मैं आता हूँ नंबर 12 प्रश्न पर। नंबर 12 प्रश्न एकदम BBI प्रश्न है। देखिए इसके पूरे थ्योरी को आपको पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चंस को मार सकेंगे। चलिए आपको इसके पूरे थ्योरी को मैं आपको समझाता हूँ, हल्का सा मैं समय लूँगा लेकिन आप लोग ध्यान से समझेंगे। हमारा मकसद है हर एक क्वेश्चंस को पूर्णतः संपूर्ण विश्लेषण के साथ एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो आइए आपको मैं समझाता हूँ। देखिए पहले प्रश्न क्या बोला है कि एम कोश या कोश को कक्षा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कक्षा को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो प्रश्न बोला है कि एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए आप परमाणु के किसी भी कक्षा का इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना हो तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या इसका थ्योरम है उसको पूरा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
देखिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे, जैसे ये हमारा परमाणु है, तो इस परमाणु का, जैसे ये हमारा परमाणु है, तो इस परमाणु का ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया। यानी कि देखिए इसी प्रकार से ना ये कक्षा होता है। अब देखिए परमाणु का जो कक्षा होता है ना उसको दिखाया जाता है, देखिए के एल एम एन ओ पी से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी कक्षा में से हमसे पूछ रहा है ना, या पूछता भी है कि के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए एक थ्योरम होता है और वह थ्योरम कहता है ना कि परमाणु के प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुना एन स्क्वायर ही होगा। देखिए इस थ्योरम को आप ध्यान रखेंगे, परमाणु के किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा 2 गुना एन स्क्वायर होगा। अब देखिए ये एन क्या होता है, तो एन को कहा जाता है कक्षा की संख्या। अब देखिए इसी फार्मूला के माध्यम से हम हर एक कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमें निकालना हो पहला कक्षा यानी कि के में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो के के लिए एन का मान 1 होगा। तो इस फार्मूला के हिसाब से जो होने वाला है मेरे दोस्त वह 2 गुना 1 के स्क्वायर यानी कि 2 में 1 से गुना 2 हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा यानी कि के बराबर 2 होगा। अब देखिए दोस्त इसी प्रकार से हमें निकालना हो कि दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एन के मान 2 होगा यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 दूनी के 8 हो गया। तो दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसी प्रकार से फाइंड करना हो तीसरा कक्षा में, तो एन बराबर 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का गुना 2 से यानी कि 18 हो गया। तो तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 हो गया यानी कि एम बराबर 18 हो गया। उसी प्रकार से हमें चौथा का निकालना हो तो 4 का वर्ग 16, 16 में 2 से यानी कि 32 हो गया। इसी प्रकार से आगे वाला हम यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि के बराबर 2 होता है, और दूसरी कक्षा यानी कि एल में 8 होता है, तीसरी कक्षा यानी कि एम में 18 होता है और चौथी कक्षा यानी कि एन में 32 होता है। तो जब भी आपके जीवन में कभी भी कक्षा वाला प्रश्न आए ना और आपसे इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ दे तो आपको दोस्तों इसी प्रकार से फाइंड करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया और हमसे पूछ भी रहा था कि एम कक्षा में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो दोस्तों भाई कितना है, तो देखो ना एम कक्षा में कितना है, तो एम कक्षा में 18 है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए होगा यानी कि 18 होगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न है ना यह साइंस का करेंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न इसमें डाल दिया गया है। प्रश्न बोला है कि हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। देखिए दोस्त इसको आपको ध्यान रखना होगा, इसको रट ही जाना होगा। देखिए इसका जो राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना यह विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है। यह एक प्रकार का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत जानना इम्पोर्टेंट होगा। देखिए प्रश्न क्या बोला है ना कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ऑप्शन ए दिया है लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन बी दिया है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और ऑप्शन सी दिया है कि दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है, और ऑप्शन डी दिया है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए यहाँ पर ये बात क्या है ना, यहाँ पे बोल रहा है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। देखिए दोस्त आपको ध्यान रखना है हमेशा जीवन में कि कॉपर
कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वह एक प्रकार का अम्लीय होता है। वह क्या होता है? तो वह अम्लीय होता है। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो हमारा यहाँ से उत्तर मिल गया, यहाँ से हमारा उत्तर मिल गया कि जो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा वह भाई क्या करेगा? तो नीले लिटमस पेपर को वह लाल रंग में कन्वर्ट कर देगा। इसका उत्तर तो हमें मिल गया, इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी। लेकिन दोस्तों आपको और यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए क्या होता है ना, कॉपर सल्फेट का जो अम्लीय जो विलयन होता है वह किस प्रकार से बनता है आपको ध्यान रखना है। देखिए सुनिए पहले ध्यान से, जो कॉपर जो सल्फेट होता है ना वह जल में घुलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि KuOH बनाता है, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है यानी कि H2SO4। ये भी प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट जल में घुलकर क्या बनाता है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस फैक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न नंबर 15 पर। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या बोला है कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? देखिए ये जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न एक तो परिभाषा ही यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए यह जो परिभाषा होता है, यह परिभाषा वैद्युत ऋणात्मकता का परिभाषा होता है। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है, वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? देखिए यह एक प्रकार का गुण होता है। जब एक परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ बंधे होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसी गुण को कहा जाता है वैद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है इस प्रश्न का, ठीक है। अब देखिए मैं आता हूँ दोस्तों अगला प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 है। देखिए प्रश्न क्या बोला है ना कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन बी दिया है कॉपर की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन सी दिया है कि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन डी दिया है कॉपर की तुलना में कम ऑक्सीकृत होता है। देखिए दोस्त आपको ध्यान रखना है, हमेशा जीवन में आपको ध्यान रखना है कि जो जिंक होता है ना कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग करता है क्योंकि जिंक का कॉपर के तुलना में अभिक्रिया जो शीलता होता है वह अधिक होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है सर ऑप्शन सी होने वाला है, यानी कि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। देखिए एक आपको हम नोट यहाँ पे बता दे रहे हैं, एकदम ध्यान दोस्त यहाँ पर रखिएगा। कोई भी एलिमेंट यदि किसी एलिमेंट के विलयन से उस एलिमेंट को अलग कर रहा है ना तो एकदम फिक्स होता है कि उस एलिमेंट के सापेक्ष इस एलिमेंट का जो अभिक्रियाशीलता होता है वह अधिक होता है, तभी वह उसको हटा देगा। इसको एकदम दिमाग में आपको ध्यान रखना है सर इस नोट को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 17 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र यानी कि IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। हमें छांटना है ये चारों ऑप्शन में से कि किसका जो IUPAC जो नाम है वह गलत है। ये बच्चा वाला प्रश्न है, देखिए ना हम लोग जानते हैं बचपन से। देखिए दोस्त कि ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है C4H9OH। अब देखिए C4H9 को कहा जाता है
ब्यूटाइल कहा जाता है या इसको कहा जाता है ब्यूटिल कहा जाता है, ठीक है ना। और OH समूह यहाँ पे ऐड हुआ है तो ये हो गया है ब्यूटेनॉल हो गया है, या इसी को ब्यूटाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये हमारा सही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए गलत नहीं है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आते हैं ऑप्शन बी पर। देखिए ऑप्शन बी दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया है C2H5OH। तो C2H5 होता है एथिल समूह का, तो ये हमारा हो गया एथेनॉल हो गया, या इसी को कहा जाता है एथाइल एल्कोहल कहते हैं। अगला जो समूह है, अगला ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी दिया गया है H7OH। तो C3H7 को कहा जाता है प्रोपाइल कहा जाता है, तो ये हमारा हो गया है प्रोपेनॉल। तो ये बी और सी और ए यहाँ पे सही है। लेकिन देखिए दोस्त, जो यहाँ पे जो डी दिया गया है ना, यहाँ पर दिया गया है C2H3। अब देखिए यहाँ पे जब C2 दिया गया है ना, कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन इसमें 5 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है और इसको बोल रहा है कि मिथेनॉल बोल रहा है। हम तो जानते हैं बचपन से ही कि मिथेनॉल का तो ये होता है CH3OH होता है। तो ये मेरे दोस्त यहाँ पे गलत हो गया है, तो इसलिए इसका जो राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, अगला प्रश्न बोला है 18 नंबर कि साबुन की लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए इसको आपको सर डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना होगा, इसको एकदम याद कर लेना, एकदम रट जाना है इसको, कि साबुन की लंबी जो श्रृंखला होती है ना, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। आपको एकदम हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है दोस्त, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर 19 नंबर। देखिए प्रश्न क्या बोला है 19 नंबर, ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, एकदम भी आया। देखिए दोस्त, आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो ठोस जो CO2 होता है, कार्बन जो डाइऑक्साइड होता है, ऑक्साइड जो होता है, इसको कहा जाता है सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। भाई क्यों कहते हैं, देखिए तो इसका एक ही रीजन है। देखिए जब उच्च दाब को ना एक एटमॉस्फेयर यानी कि एक अमंडलीय दाब कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ठोस जो CO2 होते हैं ना, इसमें गुण होता है कि इसका जो प्रेशर को ना एक अमंडलीय दाब कम किया जाता है तो यह सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को मेरे मित्र, मेरे भाई, सूक्ष्म बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो इसका मेन जो रीजन है यही है, और इसका राइट भी उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर क्या बोला है कि मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये एकदम पूछता है कि मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन है। तो आपको दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है कि श्वसन के लिए जो पिगमेंट होता है उसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेरे मित्र उसको कहते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, उसे हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हम बता देते हैं हीमोग्लोबिन के लिए। आप लोग जानते हैं बचपन से ही कि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में ही फेरस धातु पाई जाती है यानी कि लोहा पाई जाती है। अब देखिए इसी से फैक्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आप लोग जानते भी होंगे कि किसके कारण त्वचा या बाल का रंग काला होता है। तो दोस्त आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेला लीन के कारण जो बाल होते हैं या जो त्वचा होता है उसका रंग काला होता है, ठीक है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि श्वसन के लिए मानव शरीर में जो पिगमेंट होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। एकदम दिमाग में ऐड डालना मेरे दोस्त। आते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए अगला प्रश्न नंबर 21 क्या बोल रहा है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। अब देखिए ये तो बच्चा वाला प्रश्न है कि फेफड़े से ना शुद्ध रक्त को हृदय तक कौन ले जाता है, तो वह फुसफुस से सीधा होता है। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है, यानी कि फुसफुस से सीधा होगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, 22 नंबर प्रश्न बोला है डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। अब देखिए मानव हड्डी का जो जोड़ है ना उसको भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। अब देखिए उसी नाम को यहाँ पे दिया गया है और एक नाम गलत है, उसी को चुनना है इसमें। देखिए मानव हड्डी का जो जोड़ होता है ना उसको बॉल और सॉकेट के नाम से जानते हैं, तो यह सही हमारा है। ग्लाइंडिंग के नाम से जानते हैं, ये भी हमारा सही है। सैडल के नाम से जानते हैं, ये भी हमारा सही है। लेकिन देखिए इसको मैक्रो के नाम से नहीं जानते हैं, जो यही ऑप्शन गलत है। अब देखिए मैक्रो जो शब्द है ना इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ये शब्द है, तो इसलिए इसका जो राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि मैक्रो होने वाला है। आपको हमेशा ध्यान रखना है मेरे मित्र कि मानव हड्डी का जो जोड़ होता है ना उसको बॉल सॉकेट या ग्लाइडिंग या सैडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न नंबर 23 मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मादा के जो अंडा होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मादा में जो होता है वह एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इसका राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है। अब देखिए इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ दे कि नर के जो अनिषेचित जो अंडाणु होते हैं उसमें भाई क्या होता है, तो उसमें वाई पाया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, मादा में एक्स और नर में वाई पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों 24 नंबर है, ये भी अच्छा प्रश्न है। खाद्य श्रृंखला से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न बोला है कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है। देखिए दोस्त सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली खाद्य श्रृंखला क्या होता है। देखिए खाद्य श्रृंखला एक प्रकार की ऐसी श्रृंखला होता है जिसके आधार पर जीवधारियों का जो भोजन होता है ना, भोजन करने की जो तरीका होता है उसको बांटा जाता है। ठीक है, उसको प्राथमिक उपभोक्ता या माध्यमिक उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता के रूप में इसको बांटा जाता है। अब देखिए इसी प्रश्न में कहा जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्त जो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं ना यह पौधों को खाते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी कि वैसे जीवधारी जो पौधों को खाते हैं उसको प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए माध्यमिक उपभोक्ता के श्रेणी में किसको रखते हैं, देखिए तो वैसे जीवधारी जो पौधों को खाते हैं और उसके साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा जो विघटित जो पदार्थ होते हैं उसको भी खाते हैं, तो वैसे जीवधारी को माध्यमिक उपभोक्ता के श्रेणी में रखा जाता है। तो बस हमसे यही अंतर यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए ना ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्त इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, यहाँ पे इसका उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे होने वाला है। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 25 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में हटाती है। अब देखिए ये तो बच्चा वाला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका यहाँ पे राइट जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के पूरे कंप्लीट 25 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई कठिनाई हो या परेशानी हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर या कमेंट
कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को अपने सारे मित्रों में शेयर भी करिएगा। और जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारा हर एक वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट नंबर 12 में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे दोस्त।